हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि सभी सही होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एडवोकेट समीर अहमद के यूपी पुलिस एक्ट इसकी हमारी वीडियो आ रही है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि हमने जो है एक क्रैश कोर्स शुरू किया है, जो यूपी एपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी डेट अनुमानित तिथि जो आई हुई है वो 10 जुलाई है। उसी को सामने रखते हुए हम ये क्रैश कोर्स चला रहे हैं, और जिसमें मैंने कहा था कि 35 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे क्रैश कोर्स को जो है पूरा करा दिया जाए, और जो यूपी एपीओ का लॉ का सिलेबस है इसे कंप्लीट करा दिया जाए। कल मैंने डिस्कस किया था कि एपीओ के सिलेबस को एपीओ के सिलेबस को डिस्कस किया था, और साथ ही साथ मैंने पुलिस एक्ट को डिस्कस किया था, और पुलिस एक्ट का इंट्रोडक्शन, इसका पूरा ओवरव्यू और प्रियम्बल को डिस्कस करा था। आज हम डिस्कस करेंगे धारा 1 को। जो पुलिस अधिनियम 1861 है, उसकी धारा 1 जो है वो निर्वचन खंड है। वो निर्वचन खंड बताती है, यानी कि कुछ परिभाषाएं बताती है। आपने कभी देखा होगा कि जब भी हम किसी अधिनियम को पढ़ते हैं तो उसमें प्रायः एक धारा होती है जो निर्वचन खंड के नाम से या परिभाषण खंड के नाम से होती है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि आखिर एक ऐसी धारा कि जिसके अंदर कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो विधानमंडल का आशय क्या होता है इन शब्दों को परिभाषित करने का। और जिन शब्दों का परिभाषित है उन शब्दों का तो अर्थ हम परिभाषा के अकॉर्डिंग ले लेंगे, परिभाषा के अनुसार ले लेंगे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अधिनियम में प्रयुक्त किए गए हैं लेकिन परिभाषित नहीं किए गए हैं, तो उनका अर्थ हम कहां से लेंगे। देखिए, अगर जो शब्द किसी परिभाषा में निर्वचन खंड में परिभाषित कर दिए गए हैं, तो पूरे अधिनियम में उन शब्दों का वही अर्थ लिया जाएगा जो कि उस परिभाषा में है। और अगर जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो अधिनियम में प्रयोग किए गए हैं लेकिन उन्हें अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, तो उनके लिए अगर जो अधिनियम में कहीं पर व्यवस्था कर दी गई है तो उसका अर्थ वहां से लिया जाएगा, और अगर जो व्यवस्था नहीं की गई है तो उस शब्द का जो प्राकृतिक अर्थ है, जो सामान्य अर्थ है, वो अर्थ लिया जाएगा। अब इसी के साथ साथ दूसरा सवाल यह है कि अधिनियम में जो है विधानमंडल जो है 3 उद्देश्यों की वजह से, 3 कारण हैं जिनकी वजह से विधानमंडल जो है एक धारा में एक परिभाषण खंड होता है। जब विधानमंडल किसी शब्द का संकुचित अर्थ देना चाहता है तो उस अर्थ को परिभाषित करता है। यानी कि जब विधानमंडल किसी शब्द को उसके सामान्य अर्थ से संकुचित अर्थ देना चाहता है तो उस शब्द को जो है परिभाषित करता है। या अगर जो विधानमंडल किसी शब्द का अर्थ उसके सामान्य अर्थ से, जो उसका सामान्य अर्थ है, उसके सामान्य अर्थ से व्यापक अर्थ देना चाहता है तो भी उस शब्द को परिभाषित करता है। और अगर जो विधानमंडल किसी शब्द का विशेष अर्थ देना चाहता है तो भी उस शब्द को जो है परिभाषित करता है। तो हमने देखा कि जब भी जो निर्वचन खंड है या परिभाषण खंड है, उसका जो उद्देश्य है, विधानमंडल जो है किसी कानून के अंदर एक धारा जो होती है जो निर्वचन खंड या परिभाषण खंड के नाम से होती है, ये विधानमंडल कुछ शब्दों का जो अर्थ देता है वो 3 कारणों से देता है। उस शब्द को जो उसका सामान्य अर्थ है उससे संकुचित अर्थ देने के लिए, किसी शब्द को उसके सामान्य अर्थ से व्यापक अर्थ देने के लिए, किसी शब्द का उसके सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ देने के लिए। तो इसी तरह से जब हम पुलिस एक्ट के 1861 की धारा 1 को देखेंगे तो धारा 1 में कुल 11 शब्द दिए गए हैं। 11 शब्दों को परिभाषित किया गया है, जिनमें से जो एक शब्द है इसे उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा जोड़ा गया है। यानी कि मूल अधिनियम में जो थे 10 शब्द थे, और 11वां शब्द जो है इसे जो है जोड़ा गया है उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो हम देखेंगे कौन कौन से शब्द हैं। पहला जिले का मजिस्ट्रेट है, पुलिस, साधारण पुलिस जिला, जिला अधीक्षक, संपत्ति, नागरिक उड्डयन क्रमिक, व्यक्ति, मास, ढोर, निर्देश। इन शब्दों को जो है परिभाषित किया गया है। अब हम एक एक शब्द को जो है समझने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी बता दिया कि ये क्रैश कोर्स है, और यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से हमारा एग्जाम क्रैक हो। और आशा करता हूं कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिनको समझ आ रहा है, उनका एग्जाम जो है क्रैक भी होगा। तो सबसे पहला पद है जो इसमें जो है धारा 1 में परिभाषित है, वो है जिले का मजिस्ट्रेट।
तो यहां पर जिले के मजिस्ट्रेट से तात्पर्य क्या है? जिले का मजिस्ट्रेट होता कौन है? तो सीधा सा बताया कि जो जनपद में कार्यपालिका प्रशासन का मुखिया होता है। जिले का मजिस्ट्रेट वो है जो जनपद में कार्यपालिका प्रशासन का मुखिया होता है और मजिस्ट्रेट की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है, और चाहे ऐसे मुख्य अधिकारी को, यानी कि जो जनपद में कार्यपालिका प्रशासन का जो मुख्य अधिकारी है, इस अधिकारी को किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे उसका कोई भी नाम हो, किसी भी नाम से दिया गया हो। तो यहां पर जनपद का मजिस्ट्रेट उसे माना जाएगा जो जिले का जो है कार्यपालक प्रशासन का मुखिया है, मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, और चाहे ऐसे मजिस्ट्रेट को किसी भी नाम से, किसी भी अधिविधान से ज्ञात हो, किसी भी नाम से या किसी भी अभिधान से वो जाना जाता हो। तो सबसे पहली परिभाषा की गई जिले का मजिस्ट्रेट। तो क्या बताया कि जिले का मजिस्ट्रेट कौन होता है? जो जनपद में, जिले का जो है जनपद में कार्यपालक प्रशासन का मुखिया होता है। जिले का मजिस्ट्रेट कौन कहलाया जाएगा? कि जो जनपद में कार्यपालिका प्रशासन का मुखिया होता है, मजिस्ट्रेट की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है, और चाहे उसे किसी भी नाम से ज्ञात हो, किसी भी नाम और अभिधान से वो जाना जाता हो। इसके बाद दूसरा शब्द है मजिस्ट्रेट। तो इसमें कहा कि मजिस्ट्रेट के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं। हर वो व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो वो मजिस्ट्रेट कहलाएगा। ऐसा व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट की समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो तो वो क्या कहलाएगा? मजिस्ट्रेट कहलाएगा। और यहां पर जो मजिस्ट्रेट शब्द है, इस मजिस्ट्रेट शब्द का तात्पर्य है कार्यपालिका मजिस्ट्रेट से। मजिस्ट्रेट शब्द का तात्पर्य क्यों? क्योंकि मजिस्ट्रेट दो तरह के होते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालिका मजिस्ट्रेट। जो हमारी सीआरपीसी है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कर दिया। अब कार्यपालक मजिस्ट्रेट अलग होंगे और न्यायिक मजिस्ट्रेट अलग होंगे। तो यहां पर जो शब्द यूज है मजिस्ट्रेट, तो इसका तात्पर्य क्या है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट से है। और जो मजिस्ट्रेट है वो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहां पे क्या कह दिया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो वो किसके अंतर्गत आएगा? मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आएगा। और मैंने दूसरी चीज यहां पर बता दी कि यहां मजिस्ट्रेट से जो तात्पर्य है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट से है। मजिस्ट्रेट से तात्पर्य कैसे है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट से है। और जो मजिस्ट्रेट हैं उन्हें कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन हमने ये पर देख लिया कि कार्यपालक जो वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आएगा, वो व्यक्ति आते हैं मजिस्ट्रेट के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो अब हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि मजिस्ट्रेट के कार्य क्या क्या होते हैं, मजिस्ट्रेट की कार्य और शक्ति क्या है। सबसे पहला कार्य और शक्ति है विधि एवं व्यवस्था को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ये किसका काम है? मजिस्ट्रेट का काम है। दूसरा, लोक प्रशांति को विक्षुब्ध होने ना देना। लोक प्रशांति अगर जो डिस्टर्ब हो रही है उसे किसी भी कीमत पर डिस्टर्ब ना होने देना। परिशांति भंग को निवारित करना, अगर जो कहीं पर परिशांति भंग हो रही है उसे रोकना। पब्लिक न्यूसेंस को हटाना, लोक उपताप को जो है हटाना। और इसी के साथ साथ भूमि और जल से संबंधी वो विवाद जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 और 146 के अंतर्गत आते हैं कि अधीन कार्यवाही करना। भूमि या जल से संबंधित विवादों में सीआरपीसी की धारा 145 या धारा 146 के अधीन कार्यवाही करना। तो यहां पर हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने जिले का मजिस्ट्रेट देखा, और जब जिले का मजिस्ट्रेट देखा तो उसके अंदर हमने ये देखा कि जिले का मजिस्ट्रेट वो है जो जनपद में कार्यपालक प्रशासन का मुखिया होता है, मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, और चाहे ऐसे कार्यपालक मुखिया को, कार्यपालक प्रशासन के मुखिया को किसी या मुख्य अधिकारी को किसी भी नाम से या अभिधान से ज्ञात हो। और दूसरा कह दिया हमने मजिस्ट्रेट को, तो यहां कहा कि मजिस्ट्रेट के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति आते हैं जो मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मैंने अगली चीज आपको बताई कि यहां पर जो मजिस्ट्रेट से जो तात्पर्य है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट से है। सही है। और यहां पर साथ ही साथ हमने ये डिस्कस किया कि मजिस्ट्रेट के क्या क्या कार्य हैं। तो हमने कार्यों की जब बात देखी तो पहला हमने देखा विधि एवं व्यवस्था को बनाए रखना, लोक प्रशांति को विक्षुब्ध ना होने देना, परिशांति भंग को निवारित करना, पब्लिक न्यूसेंस को हटाना, भूमि और जल से संबंधित विवादों में सीआरपीसी की धारा 145 और 146 के अधीन कार्यवाही करना। इसके बाद अभी देखना है कि हमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन कौन होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट है,
अपर जिला मजिस्ट्रेट ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है, उपखंड मजिस्ट्रेट ये भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है, और अपर उपखंडीय मजिस्ट्रेट। यानी कि हमने 4 तरह के मजिस्ट्रेट देख लिए। पहला कौन सा देख लिया, जिसे हम देखेंगे जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और अपर उपखंडीय मजिस्ट्रेट। इसके अलावा एक मजिस्ट्रेट और होता है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिसे राज्य सरकार नियुक्त करती है किसी विशेष कार्यों के लिए, जिसे विशेष कृत्य विशेष शक्तियां जो है कर दी जाती हैं। तो यहां तक हमने देख लिया। तीसरा खंड आता है यहां पुलिस। तो पुलिस में कहा कि पुलिस के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति आते हैं जिनकी भर्ती, यहां पे याद रखना नियुक्ति नहीं शब्द है, भर्ती नियुक्ति शब्द नहीं है, बल्कि इस शब्द पे ध्यान रखना कि पुलिस के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति आते हैं जिनकी भर्ती इस अधिनियम के अधीन की जाती है। तो टर्म क्या यूज हुआ, भर्ती, कि पुलिस के अंतर्गत कौन आता है, वे सभी व्यक्ति आते हैं जिनकी भर्ती इस अधिनियम के अधीन की जाती है। और दूसरी चीज फिर अगला बताया साधारण पुलिस जिला। तो देखा कि साधारण पुलिस जिले के अंतर्गत कौन कौन आएगा, यानी कि साधारण पुलिस जिले से तात्पर्य यह जानना है कि जिसके अंतर्गत वर्तमान अधिनियम को प्रभावी बनाने का आदेश हो। तो साधारण जिला पुलिस के अंतर्गत आता है कोई प्रेसिडेंसी, कोई भी प्रेसिडेंसी, राज्य या स्थान, कोई भी राज्य या स्थान, राज्य या स्थान का कोई भाग। पुलिस जिले के अंतर्गत कौन कौन आएगा, पुलिस जिला यानी कि साधारण जिला पुलिस के अंदर कौन आएगा, यानी कि कोई प्रेसिडेंसी, राज्य या स्थान अथवा राज्य या स्थान का कोई भाग जिसमें वर्तमान अधिनियम को प्रभावी बनाने का आदेश हो। यहां तक हमने जो है सेक्शन 1 पे अभी हमारी पहला लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो है। इसी के साथ अभी जो है दूसरा वीडियो और आएगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।